हेलो एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में अपने पर्यावरण के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी छोटी परीक्षाएं हो या बड़ी परीक्षाएं हो, तो सभी में ये प्रश्न पूछे अवश्य जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। जो हरित गृह प्रभाव वाली गैस होती है, सबसे महत्वपूर्ण गैस इनमें से कौन सी है, कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो उस इसमें जो ऑप्शन आपके हैं ओजोन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसको हमारे जो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी की निचली सतह है, उसको गर्म करने का कार्य करती है। तो वही ग्रीन हाउस गैस उसको बोला जाता है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हम आगे जानते हैं। इसमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने उल्लेख किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प, जो आपकी जलवाष्प होती है वो भी क्या करती है, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है, कंबल की तरह कार्य करती है जलवाष्प जो होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी वही कार्य करती है। मीथेन हमें खेतों दलदली स्थानों से प्राप्त होती है, कोयले की खदानों से प्राप्त होती है, और जो गाय जुगाली करती है वहाँ से भी हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो आपको इसमें से उत्तर बताना है कि कौन सा सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते। तो 1992 में, 1997 में, 1999 में, 2002 में। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा जो पारित किया गया था वो सन 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा 2002 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ उचित व न्यायसंगत साझाकरण तथा इसके साथ सतत विकास की संकल्पना को अपनाना है। सतत विकास का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो विकास, मतलब उन चीज़ों की उपलब्धता रहे। ऐसा ना हो कि इस समय वर्तमान में इतना ज़्यादा यूज़ किया जाए कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को उसके लिए उपयोग के लिए ना बचे। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडलीय में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है कितना प्रतिशत है। 0.36%, 0.03%, 3.60%, 0.35%। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है खा, 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी कितने क्षेत्रफल पर जल का विस्तार है, तो उसमें आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है खा, 71% जो है पृथ्वी पर वो जल का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर, जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें कितने प्रतिशत तो क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो अभी ताज़ा डाटा जो आया है उसके अनुसार आपको बताना है 24.56%, 25%, 23.54, 23%। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है 24.56% सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1987 से जारी किया जा रहा है और 2 वर्ष पर, जैसे 1917 में जारी की गई थी वन स्थिति रिपोर्ट, तो 2017 में जारी की गई थी रिपोर्ट, तो 2017 के बाद 2019 में जारी की गई। अब 2021 में जारी की जाएगी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। उसके बाद लिखा गया इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया था। देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है।
जिसमें वनावरण क्षेत्र की बात अगर हम करें तो 21.67% है, और वृक्षावरण क्षेत्रफल की बात करें 2.89% है। तो अगर हम टोटल मिलाएंगे तो हमारा 24.56% होता है। तो भारत में इस समय 24.56% टोटल वनावरण है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। वन विनाश, अगर वन का विनाश होगा तो जो जैव विविधता है, जीव जंतु हैं, उनका नाश होगा, खत्म होंगे वो। औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण किस पे होगा, जंगलों को काटा जाएगा तब औद्योगिकरण होगा। आखेट, अगर उनका शिकार किया जाएगा तब भी उनका क्या होगा, ह्रास होगा जैव विविधता का। और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिनमें से जो दिया गया है तो इसमें जो सही उत्तर है आपका जलवायु परिवर्तन है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आवासों का विनाश, जो जीव जंतु जहाँ पर रह रहे हैं उनके आवासों का विनाश हो रहा है, इससे क्या होगा, वो नष्ट होंगे। आवासों का बिखराव, जो आवास दूर दूर बिखर जा रहे हैं उसके कारण भी इनमें जैव विविधता में कमी आती है। वन्य जीवों का अवैध शिकार, जो वन्य जीव का आखेट वही है कि वन्य जीवों का अवैध शिकार किया जा रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण के कारण भी ऐसा हो रहा है। स्थानांतरित कृषि जो होती है उसके कारण भी, और औद्योगिकरण जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके कारण भी इनका जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था कहाँ स्थित है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था। आपको बताना है भारत वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था। 1952 में, 62 में, 1972 में कि 82 में। तो इसमें सही ऑप्शन जो है 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था, भारत में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये कई बार प्रश्न आते हैं इस तरह के, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। भारत में वन संरक्षण नियम कब पारित हुआ था। 1950 में, 60 में, 70 में, 80 में। तो भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए क्लियर करते चलिएगा कि वन संरक्षण नियम कब पारित हुआ, 1980 में। इसके पहले मैंने क्या बताया था, वन जीव अधिनियम, वन जीव अधिनियम आपका 1972 में था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का उदाहरण नहीं है। भूस्खलन मतलब अचानक से जब मिट्टी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है, मिट्टी का नीचे गिरना किसी भी रूप में, तो उसमें से पूछ रहा है भूस्खलन का उदाहरण कौन सा नहीं है। चादरीय अपरदन, शैलपात, मल प्रवाह, पंखवात। इसमें जो आपका पहला है चादरीय अपरदन, ये नहीं है, बाकी तीनों जो है भूस्खलन के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका पहला सही है। चादरीय अपरदन जो होता है, बारिश जब होती है तीव्र रूप गति से, तो क्या होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी सतह होती है, वो कट जाती है, कट के बह जाती है, उसी को चादरीय अपरदन कहते हैं। शैलपात क्या होता है, शैलपात में शैल नीचे गिरती हैं, बड़ी बड़ी शैलें। मल प्रवाह कीचड़ के रूप में, मल के रूप में गिरती हैं। पंखवाह वही कीचड़ के रूप में भी गिरते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो 1988 में स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पहले 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। 1952 में इसे संशोधित किया गया। सबसे पहले कब किया गया वन नीति की, 1894। उसके बाद 1952 में संशोधन किया गया। लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद पहली जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रख रखाव सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, भूकंपीय प्रभाव की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग खतरा विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खतरा विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें से हिमाचल प्रदेश आपका खतरा विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी आता है। पूर्वी राजस्थान ये नहीं आता है। उत्तरी बिहार ये भी हल्का फुल्का आता है। तो आपका जो है पूर्वी राजस्थान इसमें सही ऑप्शन है। इसमें थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत को भूकंप के खतरे की दृष्टि से 5 जोनों में बांटा गया है। तो 5 जोन में बांटा गया। कितने जोन, जोन 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें सबसे ज़्यादा जो जोन 5 है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और सबसे कम जोन 1 होता है। तो जोन 1 के अंतर्गत आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक आदि ये क्षेत्र आते हैं।
इनके अलावा भी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपका जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है ये भूकंप विहीन क्षेत्र माना जाता है, लेकिन पहले इसमें भूकंपीय घटनाएं हो चुकी हैं तो उसका खंडन भी करता है, लेकिन इस समय शांत रहता है, तो भूकंप विहीन क्षेत्र भी माना जाता है। आगे है सतत विकास की संकल्पना का सर्वप्रथम व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें की गई थी। जो आपकी सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पूछ रहा उसकी व्याख्या किसमें की गई थी। तो मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में। तो जो सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई थी वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में की गई थी, इसमें ही दिया गया था। एजेंडा 21 भी इसी में आया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था, ये ब्राज़ील में स्थित है। सतत विकास की अवधारणा इसी सम्मेलन की देन है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 का भी प्रतिपादन किया गया था। पूछा जाता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट। इसमें मैंने व्याख्या किया है, इसमें ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में पर्यावरण तथा विश्व सम्मेलन में अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के नाम से इसको जाना जाता है। जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी 1987 में आई थी और इसे हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल का ऊष्मा बजट और सौर विकिरण ऊष्मा का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो ऊष्मा बजट में आप लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। 48% सौर विकिरण ऊष्मा का कितना प्रतिशत होता है, 48% होता है। अगला है जैव विविधता का जनक कौन है। जैव विविधता का जनक कौन है, तो जैव विविधता के जनक जो हैं आपके ईओ विल्सन हैं। कौन है, ईओ विल्सन जैव विविधता के जनक हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत 0.5% से अधिक नहीं है। तो कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रतिशत 0.5% से अधिक नहीं है। तो इसमें आपका आर्गन ये पाई जाती है 0.93%, ऑक्सीजन आप लोगों को पता है 20.9, नाइट्रोजन 78 समथिंग और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये अधिक कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका चौथा विकल्प सही है। इस पर आगे हम देख लेते हैं वायुमंडल में प्रमुख गैसों का अनुपात जो है नाइट्रोजन 78.09% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें चौथा सही होगा। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की अगर ऊंचाई देखें तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग दिया रहता है, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन की बात करें 10 से 20 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 20 से 30 किलोमीटर हो सकता है, 30 से 50, 50 से 80। तो जो 20 से 30 किलोमीटर है, मैंने ये जो हमारे इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो इसकी सांद्रता जो अधिक पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे 50 किलोमीटर तक भी पाई जाती है, लेकिन सांद्रता जो है इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 20 से 30 किलोमीटर में ओजोन परत की ऊंचाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो अगर इनमें से हम बात करें अम्लीय वर्षा के लिए, जो अम्लीय वर्षा क्या करती हैं, अम्ल वर्षा से बहुत काफ़ी नुकसान होता है। जो भवन होते हैं, पुराने भवन या अच्छे भवन जो होते हैं, जैसे हमारा ताजमहल था, तो उसकी जर्जर हो जाता है, उसकी रंग गायब हो जाता है। तो उसके लिए जो उत्तरदायी इसमें से गैस है सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपकी। इसकी व्याख्या हम देख, भूमंडलीय तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। भूमंडलीय तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो मैंने इसके पहले व्याख्या की थी कि भूमंडलीय तापन के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको अवशोषण का कार्य एक करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रमुख अवशोषी ऊष्मा अवशोषी गैसें कौन कौन सी है। पूछा जाता है कि ऊष्मा अवशोषी मतलब वही जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उनमें से कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख, फिर जलवाष्प भी है जो कंबल का कार्य करती है पृथ्वी के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, फ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा अन्य गैसें हैं जो प्रमुख हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है त्वचा कैंसर में तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। जो आपका
त्वचा कैंसर हो रहा है किन के कारण हो रहा है? भूमंडलीय तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कारण की, अम्ल वर्षा के कारण की, ओजोन परत का क्षरण की, जल प्रदूषण के कारण। तो ओजोन परत के क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणें, जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो ज़मीन पर आती हैं और वो मनुष्य के शरीर पर जब पड़ती हैं तो उससे क्या हो रहा है? त्वचा कैंसर हो रहा है। अगला है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसमें सर्वप्रथम फारमन ने लगाया था। ओजोन परत में छिद्र का पता इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? भूमि प्रदूषण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, मृदा अपरदन, नगरीय अपशिष्ट का जमाव। तो अगर हम देखें कि भूमि प्रदूषण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो मृदा अपरदन है, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो मृदा का प्रदूषण बढ़ेगा, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तब भी बढ़ेगा मृदा प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट का जमाव जब होगा तो जो पॉलीथीन अन्य चीज़ें जो रहेंगी उनके कारण भी मृदा प्रदूषण होगा, लेकिन मृदा अपरदन उतना नहीं है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल समझौता जो किया गया था, ओजोन परत से दो चीज़ें संबंधित है। एक हुआ था वियना कन्वेंशन या वियना सम्मेलन, कब हुआ था? 1985 में। और एक हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल हुआ था, ये 1987 में मॉन्ट्रियल हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा। अगला है, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित बान सम्मेलन कब हुआ था? जो पर्यावरणीय सम्मेलन है उससे संबंधित बान सम्मेलन हमारा कब हुआ था? तो बान सम्मेलन जो है हमारा 2001 में हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित है। तो बान सम्मेलन हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। बान सम्मेलन 23 जुलाई 2001 को बान, जो जर्मनी का एक शहर है, में संपन्न हुआ था। इसमें वैश्विक तापमान की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई थी। अगला है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें कई जगह पे डिस्प्यूट दिया गया है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 को जोहान्सबर्ग हुआ था। ऑप्शन में जैसे आएगा आपको उसी तरह से करना है। अगला देख लेते हैं, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? वैसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो माना जाता है वो हमारा 2002 जोहान्सबर्ग ही माना जाता है, 2002 जोहान्सबर्ग माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा दिया गया है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और द्वितीय, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। इसमें थोड़ी व्याख्या के में बता देते हैं आपको। तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य टिकाऊ विकास हासिल करना था। तो जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? 2002 में, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, जो जैसे पूछा जाए उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो इसको सबको पता होगा, 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में। अगला है, क्योटो संधि कब हुई थी? क्योटो संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है। जितनी मैंने संधियाँ बताई अभी तक, तो कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से लगाइए, काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए, तो आप लोग इनका जरूर याद रखेंगे। तो क्योटो संधि जो हुई थी वो 1997 में आपकी हुई थी। 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता था। इसमें क्या किया गया था कि सभी देश आपके जो सम्मिलित थे, ग्रीन हाउस गैस थी, उनको 1990 के स्तर पर लाने के लिए स्वीकार किया गया था। तो इसमें जो देश सम्मिलित थे उन पर एक बाध्यकारी समझौता एक प्रकार का था, लेकिन अमेरिका ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया गया। और ये जो सम्मेलन हुआ था इसको 16 फरवरी 2005 को
क्योटो प्रोटोकॉल को प्रभावी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाभिकीय प्रदूषण का परिणाम नहीं है? 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाभिकीय प्रदूषण का परिणाम नहीं होता है? तो पीलिया, कैंसर, चर्म रोग, जन्मजात विकलांगता। तो नाभिकीय प्रदूषण से क्या क्या होता है? कैंसर रोग होता है, चर्म रोग होता है, जन्मजात विकलांगता होती है, लेकिन पीलिया नहीं होता है। तो आपका इसमें पीलिया सही है। अगला है, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1972 में स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पर्यावरण से संबंधित था, एक एक स्टॉकहोम और है, तो ये कंफ्यूज मत होना, पर्यावरण से संबंधित है। 5 जून 1972 को इसी दिन मनाया जाता है पर्यावरण। इसे मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं हम। इसका आयोजन 5 जून 1972 को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है। कथन दिया गया है कि एसिड वर्षा का पीएच मान 9 और 12 के मध्य होता है। 9 और 12 के मध्य होता है, क्या सत्य है? कारण है इसका दिया गया, गहन वायु प्रदूषण के कारण एसिड वर्षा होती है। ये तो सत्य है, लेकिन ये क्या है? असत्य है। तो आपका कौन सा सही है? कि आपका घ सही है कि का गलत है और ख सही है? क्यों है? इसकी व्याख्या हम आपको दिखा देते हैं। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट एक्स स्मिथ को जाता है। अम्ल वर्षा को प्रकाश में इन्होंने लाया था। वर्षा जल का पीएच मान सामान्यतः 5 होता है। याद रखिएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। पीएच मान 7 होने पर क्या होता है? उदासीन होता है, जल उदासीन होगा। कोई भी किसी चीज़ का मान अगर 7 है पीएच मान, तो वो उदासीन होगा। जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होने के कारण जैविक समुदाय को बहुत ज़्यादा ही खतरों का सामना करना पड़ता है। इससे वायु प्रदूषण में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वायु प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। यदि अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है तो इसे झील कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि जो झील में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो मरने लगते हैं और उसमें ऊपर तैरने लगते हैं, तो इसलिए इसे झील कातिल भी कहा जाता है अम्ल वर्षा को। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य समस्या के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक नहीं है। कौन सी खाद्य समस्या के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक नहीं है? कृषि का पिछड़ापन, ये तो महत्वपूर्ण कारक है खाद्य समस्या के लिए। शिक्षा का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्य समस्या उत्पन्न होगी, और प्राकृतिक आपदा आएंगे तब भी खाद्य समस्या की उत्पन्न होगी। लेकिन शिक्षा का अभाव जो है खाद्य समस्या के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता? अपघटनीय प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता। अपघटनीय का मतलब ऐसा प्रदूषण, ऐसा चीज़ जो क्या होता है, मतलब कि उसका विघटन हो जाए। तो इसमें मृत जंतु का विघटन धीरे धीरे हो जाता है, गंदा जल भी समाप्त हो जाता है, मलमूत्र भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सीसा ऐसा पदार्थ है जिसका जल्दी से समाप्त नहीं होता है। ये अपघटनीय प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है कौन सा अपघटनीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तो सीसा नहीं आता। अगला प्रश्न है, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि की माप की इकाई होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता मापी होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप किस इकाई से की जाती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप किस इकाई से की जाती है? तो रोंटगेन से रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप की जाती है। जूल आपका क्या होता है? कार्य का होता है। सेकंड समय का होता है। न्यूटन आपके बल का होता है। तो आपको मैंने चारों बता दिया। अगला प्रश्न है, रैड नामक इकाई से किसकी माप की जाती है? रैड नामक इकाई से किसकी माप की जाती है? तो रैड नामक इकाई से आपके रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप की जाती है। किसकी? रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप की जाती है। भूकंप को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। समुद्रिक लवणता से लवणता मापी यंत्र होता है, उससे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। इस पर 1 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप रैड से की जाती है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम आपके अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ई हैकेल ने आपके किया था, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।